Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of January 2021. सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं कल और परसों वीडियो नहीं बना पाया था एंड मेरा भी रीज़न वही है जो आप लोग का रीज़न रहा होगा ना पढ़ने का. सो लेट्स स्टार्ट द न्यू ईयर विद न्यू एनर्जी एंड आई होप यू विल डेफिनेटली गो इनटू लबसना दिस ईयर. आप लोग अपने सारे एम्स को पूरा कर पाएंगे एंड जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो अगले साल पूरा कर पाएंगे. बट कीप वर्किंग हार्ड, कीप रिवाइजिंग द थिंग्स. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल है, चर्मावती इज एंशिएंट नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. किस नदी का नाम है चर्मावती? ऑप्शंस आर ए सरस्वती, सेकंड इज साबरमती, थर्ड इज कावेरी रिवर, फोर्थ इज चंबल रिवर. तो इनमें से किसका नाम है चर्मावती? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? फर्स्ट इज तीस्ता रिवर, सेकंड इज संकोश रिवर, थर्ड इज मानस रिवर एंड फोर्थ इज सुबनसिरी रिवर. तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? आपके ब्रह्मपुत्र की. ठीक है ना. तो आपको कुछ कुछ इसमें कोड दिए हुए हैं जैसे कि 1 2 3 4 2 3 4 है ना, और 1 2 3 3 4. ठीक है ना. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर इन दिस क्वेश्चन. एंड तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द माही रिवर. माही रिवर बेसिन. तो माही रिवर बेसिन के बारे में आपको बताना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है माही रिवर ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द बेसिन लाइज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. ठीक है. तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. मैं आंसर्स तो आपको बता रहा हूं अभी, क्वेश्चंस के साथ ही बता देता हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा, है ना. जस्ट अ नॉलेज चेक कि आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करें. तीनों क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, रिवर बेसिन ड्रेनेज वाले सिस्टम से रिलेटेड है, तो आप इनके आंसर्स जरूर अटेम्प्ट करिएगा. ठीक है ना. लेट मी टेल यू द आंसर्स नाउ. पहला सवाल था चर्मावती इज द ओल्ड नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. तो चंबल नदी का नाम है चर्मावती रहा है, काफी हिस्टोरिकल नेम है चर्मावती, है ना, तो याद रखिएगा इसको. ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र में ये सारी ही ट्रिब्यूटरीज हैं. कुछ लोग को तीस्ता में जरूर कंफ्यूजन रहा होगा. एक्चुअली तीस्ता को हम बोलते हैं इसे ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना रिवर, लेकिन जमुना हम किसको बोलते हैं? जब बांग्लादेश वाले रीजन में आता है दैट ब्रह्मपुत्र रिवर ओनली. सो दैट इज द रीजन वाई ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी कहलाएगी तीस्ता रिवर भी. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. और संकोश, मानस और सुबनसिरी तो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में ही उनकी ट्रिब्यूटरीज बन जाते हैं. तो आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, है ना. कुछ और फेमस रिवर भी हैं, है ना. इसमें कुछ और भी फेमस रिवर्स हैं, उनके नाम अगर आप मुझे बता दें, जैसे लोहित हो गया, और एक और है, एक और धनसिरी रिवर है, और दिबांग दिहांग में से एक रिवर है. तो आप मुझे बताइएगा कौन कौन सी रिवर्स और हैं. आगे देखते हैं माही रिवर बेसिन के बारे में स्टेटमेंट्स दिए थे. तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि गल्फ ऑफ कच्छ में ये ड्रेन नहीं होती, गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन होती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. माही के बारे में आपको एक फैक्ट और बता दूं कि इट इज द रिवर ऑफ मध्य प्रदेश विच क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स. ये 2 बार कट करती है, क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, मतलब ऊपर नीचे 2 बार होती है. तो ये भी आपको एक स्टेटमेंट टाइप में आपको याद होना चाहिए. सो दैट इज द थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू. आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं. आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, चाइनीज इंक्रीजिंग असर्टिवनेस हैज टू बी हैंडल्ड असर्टिवली. अब चाइना का रिसेंटली असर्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. चाइना का आपने देखा होगा, इनफैक्ट अभी रिसेंटली उन्होंने एक बॉर्डर लॉ पास किया है. इसके बाद उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट विलेजेस बना लिए हैं हमारे इंडिया के बॉर्डर में, और बनाने की मांग कर रहे हैं. इंडिया की 15 जगहों के नाम उन्होंने चेंज कर दिए. इंडिया की 15 जगहों के नाम उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर दिए हैं. तो ये चाइना का जो असर्टिवनेस बढ़ रहा है, इसको इंडिया को हैंडल करना पड़ेगा असर्टिवली. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि हम शांत रह के या वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अप्रोच रख करके चाइना को अब टैकल नहीं कर सकते. अब वेट एंड वॉच का टाइम गया है ना, अब डू एंड एक्ट का टाइम आ चुका है. वेट एंड वॉच वाला टाइम निकल चुका है. तो दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. तो आपको इसको डिस्कस करना है, इस चीज को कमेंट करना है आपको इस स्टेटमेंट पे कि जो चाइना का असर्टिवनेस है उसको इंडिया असर्टिवली ही हैंडल करे तो ज्यादा बेटर रहेगा. सो आप इस पे कमेंट करिए. आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं. पहली जो न्यूज है वो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इन्फॉर्म किया है अबाउट द न्यू स्कीम्स
टू सपोर्ट द मार्जिनलाइज्ड, ठीक है ना। तो मार्जिनलाइज्ड को सपोर्ट करने वाली 2 नई स्कीम्स के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इन्फॉर्म किया है। पहली स्कीम का नाम है स्माइल स्कीम। द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कीम इज स्माइल स्कीम। तो स्माइल स्कीम क्या है? बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज फॉर्मुलेटेड दिस अम्ब्रेला स्कीम। ये जो स्माइल स्कीम है ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी स्कीम आएंगी जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की मदद करेगी। इसका फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड और एंटरप्राइज, ठीक है ना। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, दिस इज द नेम ऑफ द स्माइल। फिर दूसरी है नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान, तो नशा मुक्त भारत अभियान और अ ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन, इट वाज लॉन्च्ड इन 2020। ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन इसको बोलते हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है ना। तो ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन है जो कि कब लॉन्च किया गया था? 2020 में, एंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ओनली। और द कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन अक्रॉस 272 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड जो मोस्ट वल्नरेबल थे, जैसे कि ड्रग्स यूज कर रहे थे या ड्रग्स यूज करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब वल्नरेबल थे, ऐसे लोगों को टारगेट किया गया था और नशा मुक्त उसके लिए करने की कोशिश की गई थी, ठीक है ना। और ये जो स्माइल है ये बेसिकली है फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को लाइवलीहुड और एंटरप्राइजेस, मतलब कि उनका कुछ धंधा शुरू करने के लिए या उनको लाइवलीहुड यानी थोड़े बहुत छोटी मोटी नौकरी प्रदान करवाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। The focal point of the campaign are preventive, मास एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन। ये नशा मुक्त भारत वाले का फोकल पॉइंट क्या है कि इसमें मास एजुकेशन प्रोवाइड करो, सेंसिटाइजेशन प्रोवाइड करो, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, पॉजिटिव पार्टनरशिप विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके ऐसे लोगों को जो नशे में फंस चुके हैं या हो सकता है वल्नरेबल हो नशे के लिए, उन लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को बेसिकली क्या करने का है? अपने को सेंसिटाइज करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको नशे से दूर रखना है, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे मूव करते हैं। FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ 6000 NGOs लैप्सेस। तो FCRA का रजिस्ट्रेशन, जैसे बेसिकली FCRA का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है NGOs के लिए, जो कि फॉरेन, ऐसी कोई भी संस्था जो कि फॉरेन फंड्स ले रही हो, उन सब के लिए FCRA का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। एक और चीज़ बता दूं कि FCRA का रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में आपको लेना पड़ता है। दूसरी चीज़ बता दूं कि भी रिसेंटली आधार को मैंडेटरी बना दिया गया है ना। तीसरी चीज़ आपको बता दूं कि अभी SBI एक दिल्ली का अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, SBI दिल्ली में ही है ना। एक ही वो बैंक है, ब्रांच है जहां पे आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और सारा पैसा उसी में आएगा, है ना। दिस इज व्हाट हैज बीन मैंडेटेड बाय द FCRA नाउ। तो ये सारी चीजें जरूरी हो चुकी हैं और अगर आप इनमें से कोई चीज फुलफिल नहीं करते हैं तो यू विल नॉट बी रजिस्टर्ड और योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द FCRA रजिस्ट्रेशन। अब ऑक्सफैम इंडिया, आपको पता होगा, जो ज्यादातर ये इनइक्वालिटीज एंड ऑल की रिपोर्ट काफी देती आई है, ऑक्सफैम इंडिया, तो उसका अभी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। ऑक्सफैम इंडिया का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो अब हमारी जो कहना चाहिए जो मदर टेरेसा की संस्था थी, मिशनरीज इन इंडिया, तो उसकी भी उन्होंने, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसकी भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन हटा दिया MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो ये कई नए इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं और कई संस्थाएं क्या है, एक तो फॉरेन मोटिव्स को पूरा कर रही हैं, जैसे कि कई संस्थाओं पे एलिगेशंस लगे हैं कि वो फॉरेन पावर्स के मोटिव्स को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो मदर टेरेसा की संस्था थी, उसमें इंटरनल रिपोर्ट्स का ये कहना है कि कन्वर्जन्स एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा किए गए थे। MHA की खुद की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि फोर्सफुल कन्वर्जन्स और इस तरीके से जो फ्रीबीज दे करके कई ट्राइबल ग्रुप्स को कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में लाया गया है। इसके अलावा साथ ही साथ जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो कि फॉरेन पावर्स, यानी कि यूरोपियन इंटरेस्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट, UK इंटरेस्ट, इनको फुलफिल कर रहे हैं। तो बेसिकली दैट इज द रीजन व्हाई MHA हैज रिजेक्टेड ऑल द FCRA एप्लीकेशंस एंड उनको नहीं रिन्यू कर रहे हैं दोबारा। अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग अफ्स्पा। अफ्स्पा के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। देखो, अफ्स्पा सबसे पहले 1958 के एक एक्ट के थ्रू आया था। अफ्स्पा केम इन 1958 बाय एन एक्ट एंड इट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट इन 1958। इट वाज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट इन 1958, ठीक है ना।
So make sure you remember that thing. Make sure you remember this thing as well. Now it confers certain special powers on members of the armed forces. जैसे कि जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, एयर फोर्स ऑपरेट कर रही होगी, ग्राउंड फोर्सेज हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पावर वहाँ पे मिल जाती है अफ्स्पा के थ्रू, ठीक है ना। जैसे कि अगर उनको लगता है कि वहाँ की जनता हॉस्टाइल हो रही है तो उनके पास पावर है कि वो गोली भी चला सकते, फायरिंग करने की पावर है, लेकिन विद सम कैविएट्स। कैविएट्स कैसे कि जैसे कि उनको कम से कम 3 बार अनाउंस करना होगा, है ना, और लाउड स्पीकर्स के थ्रू उनको अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि पहले हम फायरिंग कर रहे हैं, पहले उनको मतलब सफिशिएंट उनको बताना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि किसी भी अफ्स्पा कैसे लगता है, अफ्स्पा लगता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भैया कि ये एरिया एक डिस्टर्ब्ड एरिया हो चुका है, ठीक है ना। अब डिस्टर्ब्ड एरिया जैसा ही होगा वहां पे फिर अफ्स्पा लागू हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अफ्स्पा अभी जो है नागालैंड में फोर्स पे है, अरुणाचल प्रदेश में फोर्स में है, मणिपुर में फोर्स में है। एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, यहाँ पे रीजन्स में है। इसके अलावा सेक्शन 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, इनके पास पावर रहेगी दैट दे कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। मतलब कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, या गवर्नर के पास पावर है, या तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर दे किसी एक भाग को या पूरी की पूरी टेरिटरी को एज द डिस्टर्ब्ड एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेगा। An area can be disturbed due to differences or disputes between the members of different religious, racial, languages, regional groups और कास्ट और कम्युनिटी। तो किसी भी इन कारणों में से डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 4 में आर्मी के पास पावर है कि वो किसी भी प्रेमाइसिस को सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, फोर्स का यूज कर सकते हैं। डेथ भी हो जाए तो भी कई बार आर्मी मेंबर्स बच जाते हैं इसमें बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी, है ना। एंड हाइड आउट्स को स्टॉप करने के लिए, शेल्टर्स को स्टॉप करने के लिए, सर्च करने के लिए, किसी व्हीकल को सीज करने की पावर भी उनके अंतर्गत है सेक्शन 4 के अंतर्गत। फिर सेक्शन 6 स्टिपुलेट करता है दैट अरेस्टेड पर्सन एंड द सीज्ड प्रॉपर्टी आर टू बी मेड ओवर टू द पुलिस विद द लीस्ट पॉसिबल डिले। मतलब सेक्शन 6 कोई टाइमलाइन नहीं देता, बस बोलता है कि लीस्ट पॉसिबल डिले के साथ आपको ये सारी चीजें फिर पुलिस को अवेलेबल करानी होती है। फिर सेक्शन 7 ऑफर्स प्रोटेक्शन ऑफ पर्संस एक्टिंग इन गुड फेथ इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो सेक्शन 7 ऑफर करता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्संस एक्टिंग इन गुड फेथ इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी एंड द प्रोसिक्यूशन इज परमिटेड ओनली आफ्टर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो प्रोसिक्यूशन होता है किसी भी ऑफिसर का अफ्स्पा के अंतर्गत, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही हो सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपको मैंने अफ्स्पा के रिगार्डिंग बता दिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, है ना। तो पढ़ते जाते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। रिकॉग्निशन ऑफ भीमा कोरेगांव रिफ्लेक्ट शिफ्ट इन द नैरेटिव। अब थोड़ा सा मैं आपको भीमा कोरेगांव की हिस्ट्री बता दूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर। तो भीमा कोरेगांव में एक बैटल फॉट हुआ था बिटवीन पेशवा फोर्सेज एंड द ब्रिटिश ऑन जनवरी 1818। 1818 1 जनवरी 1818 को पेशवा की फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में एक युद्ध हुआ। कहां पे? भीमा कोरेगांव में। ये जो युद्ध था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के अंतर्गत। दिस वाज द बैटल विच वाज फॉट अंडर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, उसके अंतर्गत ये भीमा कोरेगांव में एक लड़ाई हुई पेशवा की फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस में। ब्रिटिश फोर्सेस में जो आर्मी थी दैट वाज मेनली दलित सोल्जर्स। ओके, तो ब्रिटिश आर्मी वाज मेनली दलित सोल्जर्स हु फॉट द अपर कास्ट डोमिनेटेड पेशवा आर्मी, ठीक है ना। तो उनके फाइटिंग हुई अपर कास्ट डोमिनेटेड पेशवा आर्मी में। द ब्रिटिश ट्रूप्स डिफीटेड द पेशवा आर्मी। और पेशवा बाजीराव टू जो था, पेशवा बाजीराव टू ने एक्चुअली इसके पहले किया क्या था कि ही इंसल्टेड द महार कम्युनिटी देयर एंड टर्मिनेटेड देम फ्रॉम द फोर्स और आर्मी। उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था महार कम्युनिटी को, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे जॉइंड हैंड्स विद द ब्रिटिशर्स। और फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स की जीत करवाई, पेशवा की आर्मी हार गई। एंड दिस आर्मी डिफीट ऑफ पेशवा इज कंसिडर्ड टू बी अ विक्ट्री ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास अगेंस्ट द अपर क्लास, ऐसा माना जाता है उनके द्वारा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच वाज देयर। एंड थर्ड
थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था विच एंडेड द पेशवाज डोमिनेशन फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री। अगर आप देखें तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द मराठा एम्पायर ऑल्सो। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इंडिया ने 5 लाख डोसेज को वैक्सीन के जो है वो अफगानिस्तान को दिए हैं, है ना। दैट्स अ ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम। तालिबान रूल्ड कंट्री है, खाने के वहां पे वांदे चल रहे हैं इस समय, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, महिलाओं की हालत ठीक नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इंडिया को ज्यादा अच्छा दोस्त भी नहीं मानते हैं तालिबान तो, लेकिन इसके सबके बावजूद इंडिया हैज गिफ्टेड 5 लाख डोसेज ऑफ कोवैक्सीन टू अफगानिस्तान। दैट्स अ ग्रेट मूव, दैट्स अ वेरी गुड मूव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड यहां से काफी अच्छा मैसेज जाता है, सॉफ्ट पावर हमारी डोमिनेट होती है, ऑब्वियस सी बात है। दीज आर द थिंग्स दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज थिंग्स, है ना। तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, इंडिया और चाइना की ट्रूप्स वहां पे मिठाइयां बांट रही है एक दूसरे को। अब ये चाइना वाले क्यों, हमारे वाले तो बेचारे अच्छे हैं, हमारे वाले तो खुशी के कारण बांटते हैं, बट चाइना वाले पता नहीं किस कारण से बांटते हैं। उस मिठाई में क्या मिला दिया होगा, मुझे तो ये भी भरोसा नहीं है। चाइना के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी चाइना ने जो किया है ना, उस बिल्कुल आपको बताऊंगा, आपको मजा नहीं आएगा। आपको पता होगा क्योंकि मैंने कल परसों न्यूज नहीं बनाई थी, लेकिन मजा नहीं आया। वहीं पे ताइवान का ये कहना है चाइना को कि भैया मिलिट्री अटैक गलती से भी मत कर देना, क्योंकि इससे न केवल आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी बल्कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। अब हुआ क्या है कि अभी जी जिनपिंग ने कहा कि मुझे परसों एक सपना आया। जी जिनपिंग ने एक भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे कल एक सपना आया और मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा पूरे मदरलैंड का यूनिफिकेशन करके आ जाओ, ठीक है ना। तो अब जी जिनपिंग कह रहा है कि मैं पूरी मदरलैंड का यूनिफिकेशन करूंगा, क्योंकि शंकर जी आए थे सपने में और शंकर जी ने ऐसा कहा है। तो उसके अनुसार शंकर जी ने उसको ऐसा वरदान दिया है कि भैया आपको पूरे मदरलैंड का यूनिफिकेशन करना है। और यही चीज ताइवान को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ताइवान को पता है कि अगर यूनिफिकेशन करने आएगा तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा। हांगकांग को तो इन्होंने बदल दिया लगभग, अब बचा हुआ ताइवान का हिस्सा है, तो ताइवान की बात चल रही है। तो अब ताइवान ने कहा है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आप मत कर देना। ताइवान की जो लीडर है उन्होंने कहा है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक स्टैंड उन्होंने क्लियर किया है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसके ऊपर आप सोचिएगा भी नहीं, ठीक है ना। मुझे लग रहा है ये जी जिनपिंग ही है क्या, ये व्यक्ति जो इस तरह से लेटा हुआ है, क्योंकि ये ऐसे में ही सपना आता है शंकर जी का। यहाँ पे डार्क जीनोम की बात चल रही है। तो देखो साइंटिस्ट्स आर इन्वेस्टिगेटिंग द डार्क जीनोम। अब देखो डार्क जीनोम की इन्होंने ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखी है, डीएनए दैट इज आउटसाइड अवर जीन्स। ओके, ऐसा डीएनए जो हमारे जीन्स के बाहर है वो डार्क जीनोम कहलाता है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। इस न्यूज में से आपको यही याद रखना है, डार्क जीनोम इज डीएनए विच इज आउटसाइड आर जीन्स। ओके, तो ऐसा डीएनए जो हमारे जीन्स के बाहर का होता है वो डार्क जीनोम कहलाता है। एंड इन्होंने बेसिकली रिसेंटली इसको स्टडी करने की कोशिश की है ताकि श्रीजोफ्रेनिया और जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पता लगाया जा सके, ठीक है ना। तो श्रीजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाने के लिए बेसिकली ये चीज की जा रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। डार्क जीनोम की आपको डेफिनेशन पता हो जाएगी। अब लास्ट में मूव करते हैं इंपैक्ट ऑफ चाइनाज बॉर्डर लॉ की तरफ। तो जो चाइना बॉर्डर लॉ है बेसिकली, अब उसमें उन्होंने किया क्या है, आप सबको ये चीज पता होगी कि चाइना ने अभी रिसेंटली 15 ऐसे जगहें हैं इंडिया की, जिनके अरुणाचल प्रदेश की, जिसके उन्होंने नाम बदल दिए हैं। तो ये काफी असर्टिव मूव है जरूर सिंबॉलिक मूव। अब न्यूज आर्टिकल में आपको बताऊं ये काफी सिंबॉलिक मूव है, क्योंकि इससे कुछ ग्राउंड में कंडीशन नहीं चेंज होनी है, लेकिन ये करके वो करते क्या है, धीरे धीरे अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, बॉर्डर लॉ के अंतर्गत जैसे उन्होंने क्या बोला कि सिविलियंस का रोल बढ़ जाता है। उन्होंने क्या बोला कि सिविलियंस का रोल बढ़ जाएगा। सिविलियंस को उन्होंने बोला कि भैया आप यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखिए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि आप बॉर्डर एरियाज में रहिए। बॉर्डर एरियाज में अब ये क्या करेंगे, सैटेलाइट विलेजेस बनाएंगे, ये ऐसे इस तरीके से विलेजेस क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं फिर इस तरीके से बॉर्डर एरियाज में जाकर के। तो दीज आर द थिंग्स विच हैपन अंडर दीज लॉज, अंडर द गार्ब ऑफ दीज लॉज। जैसे आर्टिकल 7 जो इस बॉर्डर लॉ का है उसके अंतर्गत इन्होंने इंडिया की 15 जगहों के नाम बदला है। फिर इसके बाद इन्होंने आर्टिकल 22 के अंतर्गत कहा है कि चाइना के मिलिट्री ड्रिल्स करे, बॉर्डर एरियाज में चाइना के मिलिट्री ड्रिल्स करे। दिस इज आर्टिकल 22 ऑफ दिस न्यू बॉर्डर लॉ, है ना। और इसके अलावा उन्होंने बॉर्डर पे जो सैटेलाइट विलेजेस हैं और उनको
वहाँ के लोगों को कहा कि भैया आप यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन करिए कंट्री की, है ना। एंड चाइना लगभग 628 फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन विलेजेस क्रिएट कर रहा है, मतलब कि ये देखो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन विलेजेस भी क्रिएट कर रहा है वहां पे बॉर्डर एरियाज में। तो ये दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी डिस्टर्बिंग, और इंडिया को बहुत ही असर्टिवली, इस आर्टिकल में नहीं लिखा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा असर्टिवली ही इसको डील करना पड़ेगा, बहुत इजीली आप उनको छोड़ नहीं सकते। आईपीओ के नए रूल्स आ गए हैं, तो मैं आपको आईपीओ के नए रूल्स बता दूं। देखो आईपीओ होता क्या है, जैसे मान लो पेटीएम पहले एक कंपनी थी, पेटीएम चल रही, लेकिन पेटीएम पहले लिस्टेड नहीं थी। लिस्टेड नहीं थी मतलब कि शेयर मार्केट में उसके शेयर्स नहीं बिकते थे, पब्लिक कंपनी नहीं हुई थी, और वो मतलब उसके शेयर आप खरीद बेच नहीं सकते। तो क्या होता है, जब एक नॉर्मल कंपनी, मतलब कि जब एक नॉन लिस्टेड कंपनी जो कि मतलब शेयर मार्केट में नहीं है, नॉन लिस्टेड कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स ऑफर करती है, तो जिस प्राइस पे वो पहली बार अपने शेयर ऑफर करती है लिस्टिंग के टाइम पे, वो आईपीओ कहलाते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है। यानी कि पब्लिक को पहली बार वो किस रेट पे मिल रही है, उसके बाद एक बार लिस्टिंग हो गई तो फिर वो मार्केट से ड्रिवन रहेगी, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग काम होगा कि मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ेगा, मार्केट में घटेगा तो घटेगा। बट अभी उन्होंने क्या किया, सेबी ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं। क्या होता था कि आईपीओ जब आते थे तो उनकी जो रेंज थी प्राइस की वो बहुत ही नैरो रखी जाती थी, मतलब कि ऐसा रख दिया 600 रख दिया और 620 रख दिया, 600 620 रख दिया, तो आपका एक प्राइस आप कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, मतलब उसका लगता था कि 600 से 620 के बीच का ही प्राइस है। लेकिन अब सेबी ने कहा है कि भैया जो सीलिंग प्राइस रहेगी वो 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस रहेगी कम से कम, ताकि एक बड़ा ब्रैकेट मिले, और जब एक बड़ा ब्रैकेट मिलेगा तो उस शेयर का एक करेक्ट प्राइस निकल के सामने आएगा, क्योंकि जो लोग खरीद रहे होंगे फिर वो बिडिंग करेंगे, भाई बीच की प्राइस पे बिडिंग कर सकते हैं, ज्यादा की प्राइस पे कर सकते हैं, कम पे कर सकते हैं, तो जैसी उसकी एक्चुअल जो औकात होगी कहना चाहिए उस शेयर की, उस प्राइस पे वो मिलेगा। तो जो सीलिंग प्राइस है दैट शुड बी 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस। जैसे दो प्राइसेस रहते हैं, जब आप देखेंगे आईपीओ की प्राइस तो ऐसे लिखी रहती है 100 150, इस तरीके से लिखा रहता है, तो मतलब इससे बीच में आप किसी भी प्राइस को लिख सकते हैं। तो ये सीलिंग प्राइस जो है वो 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि सेकेंडली द कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू यूज मोर देन 35% ऑफ द मनी दैट दे कलेक्ट थ्रू आईपीओज टू फंड द परचेज ऑफ अदर बिजनेसेस, मतलब कि जो आईपीओ से उनको पैसा मिलेगा उसका केवल 35% तक ही वो यूज कर सकते हैं टू परचेज फॉर अदर बिजनेसेस एंड ऑल। तीसरा इन्होंने कहा है कि प्रमोटर्स जो रहेंगे, जो दोज हु आर द प्रमोटर्स विद स्टेक मोर देन 20%, मतलब प्रमोटर्स कहते हैं कंपनी के जो हम इनिशियल होल्डर्स, शेयर होल्डर्स रहते हैं बड़े, उनको प्रमोटर्स बोलते हैं। तो जो प्रमोटर्स ऐसे हैं जिनका स्टेक 20% से ज्यादा का है, दे कैन नॉट सेल मोर देन हाफ ऑफ देयर स्टेक इन एन आईपीओ, वो आईपीओ में हाफ से ज्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है ना, हाफ से ज्यादा अपना नहीं बेच सकते। एंड लास्टली जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, पहले एंकर इन्वेस्टर्स क्या होता था कि 30 दिनों के अंदर ही बेच सकते थे, मतलब मोर देन हाफ ऑफ देयर शेयर 30 दिनों के अंदर ही बेच सकते थे। अब उसको बढ़ा करके 90 दिन तक कर दिया गया कि एंकर इन्वेस्टर्स 90 दिन तक अपना हाफ ऑफ द शेयर नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि आईपीओ में किए गए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। भाई पेटीएम जैसी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर के आती हैं और ओवर इवैल्यूएशन करके रखा था उन्होंने, और उन्होंने शेयर की प्राइस बढ़ा के रख दी 2000 रुपए। अब जब वो एक्चुअल मार्केट में आया तो उसकी स्थिति डाउन हो गई, वो आ गया कितने में, 1400 1200 इतने में आ गया। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए इन्वेस्टर्स को एक्चुअली सेबी ने ये जो चेंजेस हैं वो किए हैं। लास्ट आर्टिकल है आज का हेट स्पीच के रिगार्डिंग। हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करने के लिए इंडिया में क्या है प्रोविजन, तो मैं आपको बता दूं कि हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करने के लिए इंडिया में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 153A एंड सेक्शन 505 ऑफ द आईपीसी। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 153A एंड सेक्शन 505 ऑफ द आईपीसी। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि हेट स्पीच की कोई लीगल स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी रिटन में या कोई भी ऐसा इंसाइटमेंट जो कि हेट्रेड फैलाए किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप की तरफ, या किसी एक जेंडर का दूसरे जेंडर की तरफ, या किसी एक एथनिसिटी का दूसरे एथनिसिटी की तरफ, या किसी एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन की तरफ, तो ये सारी चीजें हेट स्पीच के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है ना। तो ये रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं, बोल के भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकता है जो कि किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक जेंडर को, एक रिलीजन को रिडिक्यूल करने का काम करे या वायलेंस के लिए प्रमोट करे, ये सारी चीजें हेट स्पीच के अंतर्गत आती हैं। सेक्शन 153A कहता है प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। ये सारे जो एक्ट्स हैं ये ऑफेंस है विद पनिशमेंट अप टू 3 years एंड इम्प्रिजन, 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। अगर ये प्लेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड है तो ये 5 साल तक की पनिशमेंट होती है इसमें। फिर सेक्शन 505 आईपीसी का बोलता है
offense to making a statement conducing to public mischief. The statement, publication, report or rumor that penalized under section 5051 should be one that promotes mutiny by the armed forces or causes such fear or alarm the people that are induced to commit an offense. मतलब जब लोगों को आप भड़काओ कि वो भैया वायलेंस करने लगे या पब्लिक प्लेस की जो शांति उसको चेंज करने लगे, तो ये 505 के अंतर्गत 505, 501, 502, ठीक है ना, 502 ये सारे रिलेटेड है. इसमें जेल टर्म होता है अप टू 3 years. और अंडर 5052 जो है, इट इज ऑफेंस टू मेक स्टेटमेंट क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनमिटी हेट्रेड बिटवीन द क्लासेस, ठीक है ना. तो 5051, 5052 ये सारे सबसेक्शंस है जो कि है. फिर लॉ कमीशन आई थी. लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी एक, जिसमें कि उन्होंने आई थिंक 267th लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी. 267th रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, जिसमें उन्होंने हेट स्पीच के बारे में बोला कि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है. और इसमें आपको 2 नए सेक्शंस उन्होंने प्रपोज किए थे, सेक्शन 153C और सेक्शन 505A, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेपरेट ऑफेंस होने चाहिए दैट शुड बी एडेड टू द आईपीसी टू क्रिमिनलाइज द हेट स्पीच. अभी तक तो क्या है, ये एनमिटी और एमनिटी ये सब यूज कर रहे हैं वर्ड्स, लेकिन हेट स्पीच का वर्ड हम नहीं यूज कर रहे हैं. तो एग्जैक्टली आपको ये यूज करके सेक्शन 153C और सेक्शन 505A का रिकमेंडेशन दिया था. इतना जानना जरूरी, ज्यादा आपको डिटेल्स में नहीं इंटर करना है. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.